फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मान और आप देख रहे हैं लर्न विद मान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम विज्ञान की आरबीएससी की बुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9th की। दोस्तों, जो ये साइंस की बुक है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्लस रीट या सी टेट, कोई सी भी टेट एग्ज़ाम हो, पटवार या राजस्थान की कोई सी वैकेंसी या सेंट्रल लेवल कोई सी वैकेंसी हो, उसमें यूज़फुल होती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसका पहला टॉपिक है भारत और विज्ञान। दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो 9th की सब्जेक्ट है वो हम शुरू से लेकर अंत तक सारे चैप्टर क्लियर करेंगे। तो आज पहला टॉपिक क्लियर कर रहे हैं हम, जिसका नाम है भारत और विज्ञान। अध्याय फर्स्ट, भारत और विज्ञान। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत और विज्ञान। संपूर्ण विश्व के आविष्कारों एवं खोजों के कारण सुंदर, सुव्यवस्थित तथा सहज प्रतीत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह विज्ञान का युग है। वस्तुतः विज्ञान एक बहुमानवीय परिवर्तन है और मूलतः प्रकृति के नियमों तथा संसाधनों को उचित ढंग से समझने का साधन है। अब दोस्तों, विज्ञान का अर्थ, इसको ढंग से समझते हैं। दोस्तों, विज्ञान का अर्थ क्या है? ऋग्वेद में दोस्तों आ सकता है कि जो विज्ञान की डेफिनेशन है वो कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में विज्ञान शब्द का उल्लेख है। विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम, जी हाँ दोस्तों, विज्ञानम, जिसमें वि उपसर्ग, ज्ञा शब्द और लूट प्रत्यय है, से, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान, से निर्मित है। जैसे वर्षा यह परिणाम है, इसे अनुभव करना ज्ञान है। दोस्तों, वर्षा एक परिणाम है और इसे अनुभव करना एक ज्ञान है। दोस्तों, यहाँ अभी तक ज्ञान की बात हुई है, जबकि विशेष विज्ञान एक विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान की अभी तक बात नहीं हुई। यानी सीधा सीधा अर्थ है कि वर्षा एक परिणाम है और इसे अनुभव करना एक ज्ञान है। दोस्तों, आगे चलते हैं। बादल बनने से वर्षा होने तक की प्रक्रिया का क्या, कैसे, के रूप में अध्ययन करना विशेष ज्ञान। दोस्तों, अब आती है साइंस, यानी परिणाम और इसके अनुभव करना तो ज्ञान है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे, बादल बनने से वर्षा होने तक की प्रक्रिया क्या व कैसे के रूप में अध्ययन करना ही विशेष ज्ञान है, यानी विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, तो विज्ञान का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। दोस्तों, विज्ञान है वो भारतीय जो वेद है, वेद में कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में उल्लेखित है। और विज्ञान का जो संस्कृत है वो वि, ज्ञा और लुट प्रत्यय से, वि उपसर्ग, ज्ञा शब्द और लुट प्रत्यय से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों है अंग्रेजी का साइंस शब्द। अब दोस्तों, विज्ञान की अंग्रेजी में डेफिनेशन दी गई है। अंग्रेजी का साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया क्या है दोस्तों? साइंसिया, लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। विज्ञान को निश्चित शब्दों द्वारा परिभाषित करना कठिन है, किंतु अधिक मान्य परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। अब वो परिभाषा कौन सी है दोस्तों? तो परिभाषा है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से, यानी दोस्तों प्रकृति का हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं तो उससे जो अर्जित ज्ञान है, जो प्रयोग द्वारा प्रमाणित और वर्गीकृत किया जा सकता है, वह ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। अब दोस्तों आता है विज्ञान के उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, विज्ञान के उद्देश्य में पहला उद्देश्य आता है प्रकृति की कार्यशैली को समझना एवं उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना।
दोस्तों सीधा सीधा हम यहाँ अगर इसे समझें कि प्रकृति की कार्यशैली को समझना एवं उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना, तो सीधा सीधा यहाँ दोस्तों एक तो ज्योग्राफी विज्ञान आ जाती है, जिसमें प्रकृति की कार्यशैली को समझना और उसको पूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हैं। तो उसमें जियोग्राफी आ जाती है, हमारी बोटनोलॉजी, जूलॉजी, ये सब इसके अंडर आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वह है हमारे पास प्रकृति के नियमों के अध्ययन को प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा साइंस का उद्देश्य है दोस्तों। साइंस का उद्देश्य क्या है? प्रकृति के नियमों के अध्ययन को प्रयोग द्वारा प्रमाणित। दोस्तों विज्ञान में आपको पता है कि सारे जितने भी फैक्ट हैं वो प्रयोग के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्रयोग करने पर, प्रयोग कर प्रमाणित होने पर ही वो ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यही विज्ञान का उद्देश्य है। स है हमारे पास आवश्यक प्रयोग एवं प्रेक्षण लेना तथा उनके निष्कर्ष निकालकर उनका अनुप्रयोग कर प्रकृति पर नियंत्रण करना। तो दोस्तों हम आवश्यक प्रयोग व प्रेक्षण करके देखते हैं तथा एक निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष के बाद हमारे पास कोई वस्तु या कोई चीज़ प्राप्त होती है, उनका अनुप्रयोग कर प्रकृति पर नियंत्रण करना। जैसे प्रकृति में किसी कार्य को सरल करना या प्रकृति के किसी कार्य को खोज करना आदि उससे संपन्न किया जा सकता है। ये विज्ञान का उद्देश्य है। दोस्तों प्रकृति में विद्यमान साधनों का समस्याओं के निराकरण में उपयोग कर मानवीय जीवन को सुखद तथा उत्कृष्ट बनाना। तो दोस्तों यहाँ प्रकृति का विज्ञान का उद्देश्य क्या है कि प्रकृति में विद्यमान साधनों का समस्याओं के निराकरण में उपयोग कर मानवीय जीवन को सुखद तथा उत्कृष्ट बनाना। तो दोस्तों आजकल जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो हमारे जीवन को सुखद और उत्कृष्ट बनाने का काम किया जा रहा है, और ये सभी साइंस की बदौलत सही या एक टारगेटेड जो लक्ष्य है उसे कंप्लीट किया जा रहा है। यह है हमारे पास समाज में व्याप्त विभिन्न रीतियों परंपराओं के वैज्ञानिक कारणों को जानना। तो दोस्तों यहाँ विज्ञान का उद्देश्य सीधा सीधा है कि समाज में जितनी भी रीतियाँ और जो रूढ़ियाँ फैली हुई है उनको फैक्ट के आधार पर समझना, उनके कारणों को जानना, यही विज्ञान का उद्देश्य है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब है दोस्तों 1.2 विज्ञान की शाखाएं, यानी दोस्तों विज्ञान कितने भागों में बटा हुआ है। तो दोस्तों जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान है। ये दोस्तों सबको पता है कि जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान है। कोई सा विज्ञान ले लो, जैसे सामाजिक भी विज्ञान है, सांस्कृतिक भी विज्ञान है, हर एक विज्ञान है। अतः इन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया ताकि अध्ययन सुविधाजनक हो सके। मूलतः इसे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तकनीकी में वर्गीकृत किया जा सकता है, परंतु वास्तविक विज्ञान का स्वरूप तो प्राकृतिक विज्ञान में दिखाई देता है। यानी दोस्तों ये सभी प्राकृतिक रूप में दिखाई देती है। तो इसलिए अगर हम विज्ञान का जो वर्गीकरण करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा कि विज्ञान, उसके बाद में प्राकृतिक विज्ञान। तो दोस्तों जैसे ऊपर बताया गया है कि प्राकृतिक विज्ञान में दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों सीधा सीधा विज्ञान का प्राकृतिक विज्ञान से रिलेशन है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक विज्ञान है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है फिजिकल विज्ञान और दूसरा है लाइफ साइंस, यानी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब दोस्तों जो जीव विज्ञान है उसे तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। यहाँ जो जीव विज्ञान है उसे तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से है? चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, यानी मेडिकल साइंस, बॉटनी और जूलॉजी। ये दोस्तों जीव विज्ञान को जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन किया जाता है, को तीन भागों में बांटा गया है। चिकित्सा विभाग, वनस्पति विभाग और प्राणी विज्ञान। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड आता है हमारे पास भौतिक विज्ञान, यानी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का सीधा सीधा अर्थ होता है दोस्तों कि उसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों अब इनका डिवाइडेशन देखते हैं हम इनका वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इसका पहला वर्गीकरण है जैसे भौतिकी,
जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं। सेकंड है रासायनिकी, जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। थर्ड है भूगर्भिकी, जिसे हम ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास खगोलिकी, जिसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और लास्ट है हमारे पास फिफ्थ गणित, जिसे मैथमेटिक बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ दो भागों में डिवाइड हो गया। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है और जीव विज्ञान में सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का सरल अध्ययन करने के लिए इसे 100 से भी अधिक, दोस्तों इसे 100 से भी अधिक शाखाओं में विभाजित किया गया है। वर्तमान युग में निम्नलिखित अत्याधुनिक शाखाओं का मानव कल्याण में विशेष योगदान रहा है। तो दोस्तों जो वर्तमान समय है उसमें आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, कंप्यूटर साइंस, सूचना तकनीकी और जैव तकनीकी, इन चारों का योगदान रहा है। अब दोस्तों आगे वैज्ञानिक विधि की चर्चा करते हैं। हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचना ही वैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों हमारे चारों ओर की जितनी भी घटनाएं हो रही है, जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था कि बादल वाला, कि जैसे बरसात होना और उसे अनुभव करना तो एक ज्ञान है, प्रयोग द्वारा एक ज्ञान है। और बादल का निर्माण कैसे होता है, कब बादल बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब का वैज्ञानिक ढंग से सोचना, कब क्यों कैसे, इसको ही सोचना ही वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है। इसके निम्नलिखित पद हैं और वो पद कौन कौन से हैं? पहला है समस्या की पहचान करना, दूसरा परिकल्पना बनाना, तीसरा परीक्षण योग्य परिकल्पना करना या परिकल्पना बनाना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। इसका फोर्थ है आंकड़े एकत्रित करना, फिफ्थ है परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, सिक्स है परिणाम निकालना और सेवंथ है पुनः निरीक्षण करना। दोस्तों परिणाम निकालने के बाद भी पुनः निष्कर्ष या पुनः परीक्षण करना। फिर लास्ट एंड फाइनल आठवां है सिद्धांत का सामान्यकरण करना, यानी सिद्धांत का जनरलाइजेशन करना या उन्हें नॉर्मल रूटीन लाइफ से कनेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समस्या का ऐसा समाधान खोजना जिसको कोई भी व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में पुनः परीक्षण कर सके। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए समाज एवं प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के कारण कुछ विषयों में विज्ञान शब्द जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विज्ञान में 100 से भी अधिक जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें डिवाइड किया गया है। तो वही ये है कि वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के कारण कुछ विषयों में वैज्ञानिक शब्द जोड़ा गया, जैसे सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान आदि। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब, या इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है वो है भारत में विज्ञान की परंपरा। तो दोस्तों भारत में विज्ञान की परंपरा कैसी रही या कैसे विज्ञान हमारे भारत में रहा, या क्या इसकी प्राचीन सभ्यता से लेकर आज तक आधुनिक भारत तक क्या इनकी रणनीति रही, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रमाण मिले हैं कि 3000 वर्ष ईसा पूर्व भी इस उपमहाद्वीप में विज्ञान ने बहुत उन्नति की थी। सिंधु घाटी सभ्यता, तो दोस्तों स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता से ही साइंस की उत्पत्ति मानी जाती है। अब साइंस का प्रयोग उस टाइम कैसा हुआ था दोस्तों, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेषों से तो पता चलता है कि ये शहर सुनियोजित थे, क्योंकि दोस्तों वहाँ नालियाँ बनी हुई थी, सड़कों की लंबाई, लेंथ, चौड़ाई सब इक्वल थी, इक्वल घर बने हुए थे, सब कुछ एकदम वैज्ञानिक ढंग से था। तो उनके अवशेषों को देखने से ये पता चलता है कि वे शहर सुनियोजित थे और वहाँ जल आपूर्ति, जलमल निकास की प्रणालियाँ बहुत विकसित थी, यानी खूब विकसित शहर हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में भी। खेती बाड़ी, ईंट निर्माण, उद्योग व दस्तकारी में उनकी कुशलता बड़े उच्च स्तर की थी। उनके कपड़े रुई के बने होते थे। तो दोस्तों उस टाइम रुई की खेती होती थी
और रुई से कपड़ों का निर्माण होता था, यानी जो कपड़ों का प्रोसेसिंग है वो रुई से होता था। और रुई से कपड़े का निर्माण करने में साइंस का बहुत ही मतलब एक विशेष ज्ञान होना पड़ता है और उसे ही हम साइंस कहते हैं। तो सीधा सीधा अर्थ है कि उस टाइम भी लोग साइंस को समझने लग गए थे। आगे चर्चा करते हैं। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व के ऐसे प्रमाण हैं जिनमें आर्यों की अनेक मनोवृत्तियां वैज्ञानिक थी। ऐसा समझा जाता था कि ब्रह्मांड का नियंत्रण एक प्राकृतिक नियम द्वारा होता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभ लग्न में विशेष रूप से मंदिर निर्मित मंदिरों में किया जाता था। इस तरह से वे दक्ष खगोल विज्ञानी एवं गणित और ज्यामिति के ज्ञाता थे। उनके पंचांग का आधार सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियाँ थी। यानी दोस्तों जो पंचांग का निर्माण होता था उस टाइम पे उनका आधार जो था वो सूर्य और चंद्रमा, जी हाँ दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियाँ होती थी। दोस्तों वर्तमान में भी जो ज्योतिष हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो सूर्य और चंद्रमा को ही आधार बनाकर भविष्य निर्माण करते हैं या भविष्य बताते हैं। उन्होंने कई नक्षत्रों को जान लिया था और महीने के नाम उनके आधार पर रखे थे। ऋतुओं के परिवर्तन से अति सूक्ष्म जीवाणुओं और वंशानुगत कारणों से बीमारी होती है का सिद्धांत स्वीकार किया गया। यानी दोस्तों उस टाइम पे भी जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं और जो वंशिक कारण से बीमारी होती है, यानी जो जेनेटिक जो डिजीज़ होती है, उनके बारे में भी सिद्धांत को स्वीकार किया गया। निदान और उपचार की आयुर्वेद पद्धति प्रचलित है। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा सर्जरी की प्रणाली अत्यंत विकसित थी। यानी दोस्तों उस टाइम पे 2000 ईसा पूर्व सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। आगे चलते हैं। बाद में अरब वासियों और यूनानियों ने भी आयुर्वेद को अपनाया। रोमन साम्राज्य के क्षेत्र में भारतीय दवाइयों की काफ़ी मांग थी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में नए नए तत्वों का खोज का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व केवल 7 धातुओं का ज्ञान था। दोस्तों 18वीं शताब्दी है उससे पूर्व केवल 7 धातुओं का ज्ञान था। ये 7 दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि 18वीं सदी से पूर्व केवल 7 धातुओं का ज्ञान था और वो 7 धातुएं कौन कौन सी थी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो पहली है स्वर्ण सोना, दूसरी रजत चांदी, तीसरी तांबा, चौथा लोहा, तीसरा टिन, पांचवा क्या छठा हो गया, छठा है सीसा और 7वां है पारद, जिसे पारा भी बोलते हैं। तो दोस्तों 7 जो धातुएं थी वो 18वीं सदी से पूर्व विकसित हो चुकी थी या जिनके बारे में नॉलेज पता चल गई थी। वो कौन कौन सी थी? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टिन, सीसा और पारा। सभी धातुओं का उल्लेख प्राचीनतम संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में भी सम्मिलित है। आगे दोस्तों वेदों की प्राचीनता ईसा से हजारों वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है। अतः हम भारत में रसायन शास्त्र का प्रारंभ ईसा से हजारों वर्ष पूर्व कह सकते हैं। पुरातात्विक प्रमाण में लोहा, तांबा, रजत, सीसा आदि धातुओं की शुद्धता 95 से 99% तक पाई गई है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन जो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उनमें लोहा, तांबा, रजत और सीसा की जो शुद्धता है वो 95 से 99% तक पाई गई थी। पीतल, तांबा जैसे मिश्र धातुएं पाई गई, जो इस बात की परिचायक है कि भारत में उच्च कोटि के धातु क्रम की प्राचीन परंपरा रही है। यानी जो मिश्र धातुओं की प्रणाली है उनमें जो उच्च कोटि की धातु क्रम है वो भारत में परंपरागत रूप से विकसित हो चुकी थी। ईसा से 400 वर्ष पूर्व नालंदा, वाराणसी एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत विख्यात थे। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई। सुश्रुत ने 26वीं शताब्दी पहले रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी।
दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुश्रुत ने 26वीं शताब्दी पहले रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी। यानी दोस्तों शल्य चिकित्सा भारत में स्टार्ट हो चुकी थी, जिसे हम सर्जरी भी बोलते हैं। सर्जरी स्टार्ट हो गई थी और सर्जरी के जो ज्ञाता हैं या जो आविष्कारक हैं, प्रयोगकर्ता हैं, वो सुश्रुत थे। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हें कटी हुई नाक ठीक की थी, इसलिए इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहते हैं। इनकी सुश्रुत संहिता अरबी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम क्या था दोस्तों? अब कोई सी भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो सुश्रुत की जो शल्य चिकित्सा की जो बुक थी, उनको अरबी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया गया। तो किस नाम से अनुवाद किया गया? किताब शाशुन ए हिंदी। किताब शाशुन ए हिंदी नाम से अरबी में अनुवाद किया गया। और एक और अनुवाद किया गया जिसका नाम है किताब सुश्रुत। सुश्रुत को इन्होंने अरबी भाषा में सुश्रुत किया है। तो दोस्तों दो किताब हो गई, किताब शाशुन ए हिंदी और किताब सुश्रुत। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 20वीं शताब्दी पहले चरक ने चरक संहिता में कहा, जो चिकित्सक अपने ज्ञान और समझ का दीपक लेकर बीमार के शरीर को नहीं समझता, वह बीमारी कैसे ठीक कर सकता है। उसे सबसे पहले उन सब कारणों का अध्ययन करना चाहिए जो रोगियों को प्रभावित करते हैं, फिर उनका इलाज करना चाहिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बीमारी से बचा जाए, न कि इलाज किया जाए। तो दोस्तों पहले बीमारी से बचा जाए, इसका ध्यान रखा जाए। ईसा से 500 वर्ष पूर्व ही कणाद ऋषि ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। दोस्तों भारत का कौन सा वैज्ञानिक था या ईसा पूर्व कौन से महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो दोस्तों ऋषि का नाम है कणाद ऋषि। कणाद ऋषि ने ईसा से 500 वर्ष पूर्व ही परमाणु सिद्धांत की थ्योरी प्रस्तुत कर दी थी दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है कि भारत के जो ऋषि मुनि है उस टाइम पे उन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था। ईसा से 200 वर्ष पूर्व पतंजलि ऋषि ने, दोस्तों पतंजलि ऋषि ने बताया कि मनुष्य के शरीर में नाड़ियाँ और ऐसे केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्त्रार नामक कुल 8 चक्र। तो दोस्तों जो पाणिनि है, हमारे पतंजलि हैं, पतंजलि जो ऋषि हैं, उन्होंने ईसा के 200 वर्ष पूर्व ही 8 चक्र बताए हैं दोस्तों। 8 चक्र, और 8 चक्र हैं, उनका सभी 8 का हमें नाम पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, कुल 8 चक्र हैं। इन्हें सार्वजनिक नैतिक धर्मादेश, नियम या अनुशासन से अपने के शुद्ध करने का तरीका, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भावना और समाधि, ये आखिरी चरण ही सबसे कठिन है। इससे व्यक्ति ऊर्जावान, आत्मनियंत्रित एवं क्षमताओं से परिपूर्ण अनुभव करता है। दोस्तों 1.5 जो बिंदु है हमारा, वो आता है विज्ञान के विकास में भारत का योगदान। दोस्तों यूपीएससी तक के लेवल में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठता है कि विज्ञान के विकास में भारत का क्या योगदान रहा। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक काल तक भारत का विज्ञान में योगदान किस प्रकार रहा, या भारत किस प्रकार विज्ञान के योगदान में सहायक रहा। दोस्तों आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा पृथ्वी गोल है और वह अपने धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया दोस्तों। तो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, या बहुत ही महत्वपूर्ण रहा कि आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन रात बनते हैं, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये सब बातें उन्होंने बताई। सेकंड है ब्रह्मगुप्त, वह गणितज्ञ था जिसने सबसे पहले शून्य के कार्य करने के नियम बताए। दोस्तों
ब्रह्मगुप्त वह गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य के कार्य करने के नियम बताए। इन्हें भास्कर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ ने गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि दी। तो दोस्तों ब्रह्मगुप्त को भास्कर जी ने गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि दी थी। इन्होंने गणितज्ञ इन्होंने इन्होंने भिन्न शाखाएं बताई, बीज गणित एवं गणित। दोस्तों दो शाखाएं बताई, कौन सी है? बीज गणित और गणित। कौन कौन सी है? बीज गणित और गणित। संसार को नए विकिरण न्यू रेडिएशन देने वाले वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की इस खोज को रमन इफेक्ट कहा गया। 28 फरवरी 1930 को, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 28 फरवरी 1930 यानी 28 फरवरी को इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन भी बोलते हैं, CV रमन, CV रमन। तो दोस्तों 28 फरवरी 1930 को इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये बन गया दोस्तों, वैज्ञानिक दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस कारण मनाया जाता है दोस्तों? 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में CV रमन को नोबेल पुरस्कार 28 फरवरी को मिला था। इस दिवस के रूप में इसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन इफेक्ट वह अद्भुत प्रभाव है जिससे प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और कुछ गैसीय, कुछ भी हो सकता है। लेजर के आविष्कार के पश्चात उनके शक्तिशाली प्रकाश विकिरण के कारण रमन इफेक्ट वैज्ञानिकों के लिए एक और महत्वपूर्ण साधन प्रमाणित हुआ। नेक्स्ट हमारे पास होमी जहांगीर भाभा ने नया कण मेसोन खोजा। भाभा ने कौन सा कण खोजा? मेसोन कण खोजा। इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, साइरस, जर्लिना नामक 3 परमाणविक रिएक्टरों की स्थापना की गई। तो दोस्तों जो जहांगीर भाभा हैं उन्होंने मेसोन की खोज की और इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, साइरस और जर्लिना नामक 3 परमाणविक रिएक्टरों की स्थापना की गई। वह पहले भारतीय खगोलज्ञ MK वेणुबप्पू, मनाली कलर वेणुबप्पू के नाम से एक पुच्छल तारा कॉमेट का नाम बप्पू बोक न्यूकर्क रखा गया। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में संवेदनशीलता की खोज की। तो दोस्तों पौधों में संवेदनशीलता की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस ने। भारत में केमिकल उद्योग के प्रवर्तक प्रफुल्ल चंद्र रे ने 1896 में मर्क्यूरस नाइट्रेस की खोज की। दोस्तों ये एक विषाक्त पदार्थ है मर्क्यूरस नाइट्रेट। इसकी खोज 1896 में किन्होंने की? प्रफुल्ल चंद्र रे ने। उनकी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन या हिंदू केमिस्ट्री किनकी है? तो किनकी है? प्रफुल्ल चंद्र रे की। प्रफुल्ल चंद्र रे की पुस्तक कौन सी है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। अब दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों की बात करते हैं। बीरबल साहनी 1891 में इनका जन्म हुआ और 1949 में इनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 में पश्चिमी पंजाब के शाहपुर जिले के बेड़ा ग्राम में प्रो रुचिराम साहनी के घर हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से BA पास कर वह ब्रिटेन के लंदन विश्वविद्यालय में DSc की डिग्री प्राप्त की। वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें कैम्ब्रिज से DSc की डिग्री मिली। लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो FRCS निर्वाचित कर सम्मानित एवं गौरवान्वित किया।
इस अत्यंत गौरवपूर्ण सम्मान को प्राप्त करने वाले डॉक्टर बीरबल साहनी 5वें भारतीय थे। दोस्तों आगे चलते हैं। डॉक्टर साहनी भारत के एक महान पुरा वनस्पति शास्त्री थे, पेलियो बोटेनिस्ट थे, यानी वनस्पति विज्ञान से रिलेशन था इनका। प्राचीन युग की वनस्पतियों का अध्ययन इस देश के लिए एक नया विज्ञान था। इसे पुनरावृत्ति विज्ञान या पेलियोबोटनी कहते हैं। डॉक्टर साहनी ने एक नए समूह के जीवाश्म पौधों की खोज की। ये जिम्नोस्पर्म हैं, चीड़ तथा उनकी जाति के दूसरे पेड़ जिन्होंने पेंटाजाइलीज कहते हैं। इससे सारे संसार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। उनके द्वारा वनस्पति विज्ञान के अध्ययन ने महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर खिसकने के सिद्धांत को भी बल मिला। यानी दोस्तों जो प्लेटें हैं, प्लेटों से रिलेटेड जो सिद्धांत है, महाद्वीपों को एक दूसरे के दूर खिसकने के जो सिद्धांत है, उसको भी बल मिला। इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप पृथ्वी की सतह पर सदा उस तरह खिसकते हैं जैसे कोई नाव नदी की सतह पर खिसकती है। यानी दोस्तों चट्टानों का या महाद्वीपों का आपस में अपसरण और अभिसरण होता है, यानी एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी होती है और एक दूसरे की तरफ विकर्षित भी होती रहती है। यह महाद्वीप अपने मतलब क्योंकि समुद्र हैं चारों तरफ, तो फ्लोटिंग करते रहते हैं या खिसकते रहते हैं एक दूसरे की तरफ, या एक दूसरे की तरफ आते रहते हैं या एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते रहते हैं। ये इस सिद्धांत के माध्यम से मजबूती मिली। डॉक्टर साहनी ने सर्वप्रथम जीवित वनस्पतियों पर अनुसंधान किया। तत्पश्चात भारतीय वनस्पति अवशेषों पर दोबारा जांच शुरू की। कई भारतीय वनस्पति अवशेषों का अन्वेषण किया जिसका विस्तृत विवरण फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन और कई अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य अनुसंधान कार्य महाद्वीप विभाजन सिद्धांत, दक्षिण पठार की आयु और गैलोसिपटरिस वनस्पतियों की उत्पत्ति के पश्चात हिमालय का उत्थान आदि कई जटिल व्यवस्थाओं के हल करने में सहायक सिद्ध हुए। इनके द्वारा स्थापित संस्था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी दुनिया की पहली संस्था है। सेकंड है हमारे पास मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 में पूर्वी बंगाल के डाका जिले के शाओ राटोली गांव में जगन्नाथ साहा एवं भुवनेश्वरी देवी के घर में हुआ। 13 वर्ष की आयु में स्वदेश प्रेम से भरपूर शाह ने बंग भंग के विरोध में हड़ताल में शामिल होकर गवर्नर सर बामफील्ड फुलर के स्वागत समारोह का विरोध किया और विद्यालय से छुट्टी ली, तो इनके साथ 3 विद्यार्थियों को विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, छात्रवृत्ति बंद हो गई एवं अधिक शुल्क देकर निजी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। कलकत्ता विश्वविद्यालय से MSc गणित में की। शरत चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके 3 वर्ष पीछे के थे। इनके अध्यापक सर जगदीश चंद्र बोस और सर प्रफुल्ल चंद्र रे एवं DN मलिक थे। तो इनके 3 टीचर थे, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रे एवं DN मलिक। भौतिकी में उन दिनों ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स, सापेक्षतावाद यानी रिलेटिविटी और परमाणु सिद्धांत सबसे नए विषय थे। साहा ने इन विषयों पर खूब पुस्तकें पढ़ी और अच्छी तरह से पढ़ाया। सूर्य और तारों के बारे में एग्नेस क्लार्क की पुस्तक भी पढ़ी इन्होंने। आगे चलते हैं दोस्तों। नोट्स बनाते हुए उनके सामने तारों के तापमान, भीतरी संरचना, संयोजन की समस्या सामने आई। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में स्थित जल की बूंदों से गुजरता है या प्रिज्म से गुजरता है तो स्पेक्ट्रम बन जाता है। इस समस्याओं के समाधान हेतु शाह ने आयोनाइजेशन फॉर्मूला, तो शाह ने जो कौन सा फॉर्मूला दिया था, शाह ने आयोनाइजेशन फॉर्मूला, जिसे आयनीकरण सूत्र भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आयनीकरण सूत्र किसने दिया था? तो डॉक्टर शाह ने दिया था, जिससे वर्णक्रम रेखाओं की उपस्थिति समझाई जा सकती है। इस सूत्र द्वारा खगोलज्ञ और सूर्य एक दूसरे तारों का तापमान, दबाव और इनकी भीतरी संरचना का पता लगता है। तारा भौतिकी के क्षेत्र में यह एक नवीनतम खोज थी। खगोलिकी भौतिकी में तारों का तापमान, भीतरी संरचना और संयोजन आदि का अध्ययन करते हैं। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्थापित किया गया एवं भारत का प्रथम साइक्लोट्रॉन
लगवाया गया। बाढ़ के कारणों का अध्ययन कर उन्होंने अनेक नदी घाटी परियोजनाओं के सुझाव दिए। इनमें दामोदर वैली, भाखड़ा नांगल और हीराकुंड शामिल थे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस। प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस जन्म इनका 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में पिता सुरेंद्र बोस एवं माता अमोदनी देवी के घर में हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय से MSc भौतिकी में की। SN बोस ने मैडम क्यूरी एवं अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ कार्य किया। दोस्तों मैडम क्यूरी जिनको भौतिकी और केमिस्ट्री दोनों में दोस्तों जो गोल्ड प्राप्त हुआ, या जिसे नोबेल पुरस्कार, जो दोनों विज्ञान है केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनमें इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है मैडम क्यूरी को, और इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी कार्य किया था। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के अणुगतिक सिद्धांत के आरंभिक सांख्यिक विधियों को बोस द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार फोटोनों एवं इलेक्ट्रॉनों पर भी लागू किया जा सकता है। बोस का संशोधनिक प्रयोग बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के नाम से विख्यात है। प्रारंभिक कणों की भीड़ के विश्लेषण के लिए इस समय केवल 2 सांख्यिकी विधियाँ हैं जिन्होंने सारे कणों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, और वो कौन कौन थे? वो थे बोसोन और फर्मियोन। यह वर्गीकरण कणों के चक्कर के गुण पर आधारित है। अमेरिकी वैज्ञानिक एर्निको फर्मी ने पाया कि अपनी दूरी पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों की चक्रण क्वांटम संख्या आधे का पूर्ण गुणज है, यानी आधा, 1.5 अथवा 2.5 इस तरह है। उनके नाम पर इन कणों को फर्मियोन कहते हैं, यानी एर्निको फर्मी जो अमेरिका की साइंटिस्ट है एर्निको फर्मी, इन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर कार्य किया और यह सिद्धांत दिया जिसके कारण इन्हें फर्मियोन कहा गया। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पाया कि फोटोन, पाइमिजोन, अल्फा कण, ग्रेविटॉन आदि कणों की चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकों में, यानी 0, 1, 2 अथवा 3 इस प्रकार है। उनके नाम पर इन कणों को बोसोन कण कहा जाता है। तो दोस्तों बोस ने जिन कणों की खोज की उन्हें बोसोन कहा जाता है, और फर्मी ने जो की उन्हें फर्मियोन कहा जाता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम इनके नाम पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC रखा गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है, यानी अत्यंत कम तापमान पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो तत्व है वो प्राप्त होता है। रसायन के क्षेत्र में काम करते हुए सल्फोनेमाइड अणु आंतरिक परिवर्तन का एक ऐसा रसायन बनाया गया है जो आज भी आई ड्रॉप के रूप में प्रचलित है। हिंदी भाषा के प्रति समर्पण उनके इस वाक्य से आता है। उन्होंने कहा था कि अच्छा इस देश में ऐसे लोग हैं जो उस भाषा को नहीं चाहते जिनमें उनकी माँ ने लोरियाँ सुनाई, और उस भाषा को चाहते हैं जिनमें विदेशियों ने फटकार लगाई। तो बहुत ही शानदार कोटेशन है जिसमें अंग्रेजी भाषा का विरोध किया और हिंदी भाषा का सही इस्तेमाल बताया इन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास भास्कराचार्य हैं 600 से 680। भास्कराचार्य प्रथम का जन्म महाराष्ट्र राज्य के प्रभात जिला के भोरी गांव में 7वीं शताब्दी में हुआ। भास्कराचार्य प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया। जैसे संख्या 1 के लिए चंद्रमा, संख्या 2 के लिए जुड़ा, पंखे आदि क्योंकि में सदा युगल में होती है। संख्या 5 के 5 ज्ञानेंद्र आदि के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास हैं इन्होंने जो साइन x है या जिसे ज्याफलन भी बोलते हैं, इनका शुद्ध मान भी इन्होंने बताया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास 7वां पॉइंट आता है। 7वां पॉइंट है हमारे पास वर्तमान भारत वैज्ञानिक उपलब्धियाँ। भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ कौन कौन सी है? अनेक क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ रही है। यदि सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज़ या नोबेल पुरस्कार को देखें तो 1930 में
सीवी रमन को दोस्तों 1930 में, याद ही होगा 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, वो इसी दिन को मनाया जाता है क्योंकि 1930 में सीवी रमन को 28 फरवरी 1930 को सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था। 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था, ये जेनेटिक्स में मिला था दोस्तों, तकनीकी बायोलॉजी में मिला था इन्हें। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, 2009 में वेंकट रमन राधाकृष्णन को पुरस्कृत किया गया। इन सभी को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों। भारत में विकसित एवं आविष्कृत कुछ वस्तुएं निम्नलिखित हैं: बटन, काजल, कैलिफो, चतुरंग, छींट, कैस्कोग्राफ, क्रूसिबल, इस्पात, मापनी, शैम्पू, नील रंजक, चीनी कॉर्प, परिशोधन, रिफाइनमेंट, परखनली शिशु आदि। 1974 में पोखरण में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो राजस्थान के लिए बहुत ही एक गौरवपूर्ण बात रही। 1974 में पोखरण में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 1998 में खातुलाई में दूसरा परीक्षण किया गया। भारत में 2 बार जो है परमाणु परीक्षण किए गए, 1974 और 1998। आगे 1975 में भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया दोस्तों 1975 में। उसके बाद इसरो द्वारा SLV-3 से रोहिणी तथा क्रायोजेनिक इंजन 2014 में स्टार्ट हुए GSLV-DS का परीक्षण किया गया। तो दोस्तों इसरो द्वारा SLV-3 से तो रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया और 2014 में GSLV से DS का प्रक्षेपण किया गया। उसके बाद 12 अक्टूबर 2008 में भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया। चंद्रमा पर यान भेजकर एवं वहां पानी की प्राप्ति का नया खोज करके इस युग में भारत ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की। 24 सितंबर 2014 को मंगल कक्षीय मिशन मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 24 सितंबर 2014 को मंगल कक्षीय मिशन मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV पोलर सिंक्राइब व्हीलर लॉन्चर व्हीलर, ये PSLV का पूरा नाम है दोस्तों, पोलर सिंक्राइज लॉन्चिंग व्हील जिसका पूरा नाम है, जिसका एक C-29 नाम से है, से 9 देशों के 23 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण 16 दिसंबर 2015 को किया गया। तो दोस्तों PSLV C-29 पोलर सिंक्राइज लॉन्चिंग व्हीकल C-29 से 9 भिन्न देशों के 23 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण 16 दिसंबर 2015 को किया गया है। इसका परीक्षण श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित प्रथम लॉन्च पैड से किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 9 देशों के 23 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया PSLV C-29 से। भारत योग दर्शन से प्रभावित होकर विश्व स्तर पर यूनो ने 21 जून को, दोस्तों भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित है कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। यह भारत के लिए गौरव का विषय है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार भारत ने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अपनी भूमिका प्रदर्शित की तथा अनेक भारतीय विश्व के प्रत्येक कोनों में पहुंचकर अपने ज्ञान एवं विज्ञान से संपूर्ण वसुधा को लाभान्वित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। विज्ञान के नवीनतम क्षेत्रों में अभी भी आविष्कार व खोज की संभावनाएं हैं, अतः भारतीयों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों आगे भी हम इसी तरह पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे और पूरे 9th की जो RBSC है NCERT है उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये साइंस की बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से माइनर फैक्ट्स परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।